हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम अपने सीटेट को टारगेट करते हुए अपनी तैयारी कर रहे हैं फॉर अपकमिंग सीटेट, जो कि आपका 6 सितंबर को होने वाला है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 3 महीने का टाइम है। तो हम अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। इन 3 महीनों में हम साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं अलोंग विद देयर PYQs। और ऐसा नहीं है कि 3 महीने पूरे लग जाएंगे, 3 महीने से पहले ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे ताकि आपकी साइंस की प्रिपरेशन जो है काफी अच्छी हो जाए। साइंस की थ्योरी के साथ साथ साइंस पेडागोजी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंस थ्योरी प्लस पेडागोजी दोनों ही जो थ्योरीज है, मतलब तो दोनों ही वीडियोस जो है, दोनों के ही कंटेंट जो है आपको मिलेगा, थ्योरी का भी और पेडागोजी का भी। ठीक है। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सेल, चैप्टर नंबर डे 7 है आज। कोशिका के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अलोंग विद द PYQs। इसमें साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। ठीक है। तो पेडागोजी और थ्योरी दोनों ही करते हुए चलेंगे। जहाँ 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी होती है, प्लस 10 मार्क्स की पेडागोजी होती है, तो दोनों ही साथ साथ लेंगे। एंड वीकली आपको 5 क्लासेस मिलेंगी सीटेट की, शाम को 7 बजे 7 PM आपको सीटेट की क्लासेस मिलेंगी। एंड उसमें से 3 तो थ्योरी की क्लासेस होंगी और 2 क्लासेस जो है आपको मिलेंगी पेडागोजी की, साइंस पेडागोजी की। ठीक है। तो इस तरह से हम साइंस यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये जो क्लासेस हैं बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हो, इंग्लिश हिंदी दोनों को साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है। और ये नोट्स भी आपको दोनों ऐसे ही एज इट इज मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो सेल के बारे में अगर मैं बात करूं, कोशिका, तो कोशिका है क्या? तो सेल क्या है? हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो सेल क्या है ना, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कोई हम घर बनाते हैं तो ईंटों से घर बनता है ना, एक ईंट, दो ईंट, सारी ईंटों को जोड़ जोड़ के जिस तरह के से एक बिल्डिंग बन जाती है, उसी तरह से हमारे सेल क्या है। मान लो एक ईंट जो है ना, ये इस तरह से हमारा सेल है एक। तो सारे सेल मिलके आपस में मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यूज। सेल मिलके बना देंगे टिश्यू। और टिश्यू से बन जाएगा हमारे, टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन। और ऑर्गन से बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बना देंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम कहते हैं कि जो सेल है दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि यहीं से हमारी जो लाइफ है स्टार्ट होती है। जिस तरह से एक घर ईंट से मिलके बनता है, मतलब एक एक ईंट जोड़ के हम घर बनाते हैं, वैसे एक एक सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं। टिश्यू से ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर इससे हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। जैसे मैं ऑर्गन की बात करूं तो मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है। ये सारे मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, है ना। उसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन है, और ये सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और उसी से हमारी फिर एक लिविंग बीइंग की बॉडी बनती है। ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो कोशिका है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। और फर्स्ट टाइम इसकी डिस्कवरी किसने की थी? सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की इन 1665 व्हाइल ऑब्जर्विंग कॉर्क। एक लकड़ी के टुकड़े से, एक लकड़ी का सूखा हुआ लकड़ी का इस तरह से एक मतलब एक इस तरह से छोटा सा लकड़ी का पीस था। ठीक है। जिसे हम सूखी हुई लकड़ी अगर आपने देखी होगी उसे कॉर्क कहते हैं। तो उस लकड़ी में उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था कि सेल प्रेजेंट है। उन्होंने नॉन लिविंग थिंग में इस चीज को देखा था, मतलब ये जो कॉर्क था उस टाइम नॉन लिविंग था। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी की थी इन द कॉर्क। इतना क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेल थ्योरी पे। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज की थी? सेल थ्योरी प्रपोज की थी, 3 साइंटिस्ट थे। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर सेल की थ्योरी दी थी, कोशिका का सिद्धांत दिया था। वो 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? मैथियास शील्डन, थियोडर शवान एंड रुडोल्फ वर्चो। ये 3 साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो ये सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी बताती क्या है? ये सेल थ्योरी ये बताती है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेकेंड थ्योरी इन्होंने ये दी कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूल इकाई है।
उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट ये दी उन्होंने कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी सेल हमारे बन रहे हैं वो जितने पुराने सेल हैं उनसे बन रहे हैं, मतलब पुराने सेल डिवाइड होते जाते हैं और नए सेल बनते जाते हैं। ठीक है, तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये तीन थ्योरीज दी थी, तीनों साइंटिस्ट ने तीन स्टेटमेंट्स दी थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेल थ्योरी। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने आपको यहाँ नहीं बताई, सेल से ही रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉन लिविंग सेल में तो फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी और उन्होंने नॉन लिविंग सेल से की थी, ठीक है, कॉर्क से। बट ऐसे साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने लिविंग थिंग्स की, मतलब लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी? तो उन साइंटिस्ट का नाम है एंटनी वैन ल्यूनहोक। एंटनी की स्पेलिंग है ANOP, लिख रही हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, ANTONIE, एंटनी वैन ल्यूनहॉक, LEUNHOEK। ठीक है, एंटनी वैन ल्यूनहॉक फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। फर्स्ट साइंटिस्ट अगर आपसे पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल, तो वो तो रॉबर्ट हुक थे। जहां पे ऐसा नहीं लिखा है कि लिविंग या नॉन लिविंग सेल, जस्ट सेल लिखा है, तो रॉबर्ट हुक जो थे वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। बट अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि ऐसे कौन फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटनी वैन ल्यूनहोक ने की थी पॉन्ड वाटर में से। पॉन्ड वाटर को उन्होंने देखा था और उनमें उनको लिविंग सेल्स दिखे थे, तो वो थे एंटनी वैन ल्यूनहोक। ये एक लाइन यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीवों के प्रकार देख लेते हैं। दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनी नाम से ही पता चल रहा है, यूनी का मतलब होता है एक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है। यूनी मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, जिनकी जो बॉडी है सिर्फ एक सेल से बनी है उसको कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जिनकी बॉडी जो है एक ही कोशिका से बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। उनकी बॉडी एक ही सेल से बनी है, उनकी सारी एक्टिविटीज एक ही सेल परफॉर्म करता है, चाहे चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, सारी लिविंग प्रोसेस एक ही सेल परफॉर्म करेगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग। उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब मल्टीपल, मतलब बहुत सारे सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हमारी जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, काफी सारे सेल्स से बनी है ये हमारी बॉडी। तो ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने देखे, एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब इनकी बॉडी एक सेल से बनी है, मल्टी सेलुलर मतलब इनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हमने देख लिए, अब टाइप्स ऑफ सेल देख लेते हैं। अब देखो सेल भी ना दो तरह के होते हैं, कोशिका दो तरह की होती है, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं ना इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वास्तविक केंद्र अनुपस्थित होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव एंड सिंपल सेल्स, सरल कोशिकाएं होती हैं, आदिम एवं सरल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं, सिंपल सेल्स होते हैं और इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज क्या होती है, अभी हम आगे सेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब आप जानेंगे कि ऑर्गेनेल्स क्या है। देखो कोई भी सेल है, इस तरह से सेल होता है, इसके बीच में यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म में एक तो बीच में यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है न्यूक्लियस तो। बट उसके अलावा यहाँ पे ना ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जो यूकैरियोटिक है उनमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडीज होती है, गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हैं। तो ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आप बस अभी सुनते जाइए कि ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना इनमें ऑर्गेनल्स एब्सेंट होती है, मतलब ये ऑर्गेनल्स नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना गोल्जी अपरेटस है। इसके पास क्या है, इसके पास सिर्फ साइटोप्लाज्म है और इस तरह से इनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। यहाँ पे डीएनए जो है इस तरह से न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इनके पास राइबोसोम होता है। तो इनके पास क्या क्या है, सेल वॉल तो है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कुछ बैक्टीरिया है जिनके पास सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल इनके पास है। सेल मेम्ब्रेन इनके पास है, जो आउटर कवरिंग है ना इसको कहते हैं सेल वॉल, ये बाहर की जो लेयर है
इसको सेल वॉल कहेंगे। इसके अंदर एक और लेयर होगी, इसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इनके पास सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। उसके अलावा इनके पास साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी और ऑर्गेनल्स तो नहीं होते, बट राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। क्लियर? उसके अलावा और कोई ऑर्गेनल इनके पास नहीं होता है, और मूवमेंट के लिए इनके पास फ्लैजेला होता है। क्लियर? तो जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो कैसे सेल्स हैं? सिंपल सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होती है, साइज जो है इनका छोटा होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल ना काफी कॉम्प्लेक्स सेल होता है, इसके पास काफी सारी चीजें प्रेजेंट, देखो कितना सारा इनके पास सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो यूकैरियोटिक सेल्स कैसे होते हैं? एडवांस होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होता है, देखो ये बीच में सेंटर में प्रॉपर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, या न्यूक्लियर एनवेल्प भी कह सकते हैं। डीएनए इस तरह से प्रेजेंट है, जेनेटिक मटीरियल जो है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट, जो फ्लूइड प्रेजेंट है ना न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, साइज काफी बड़ा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, देखो ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ये ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या है? ये सब क्या है? एक्चुअली ये सारे इनके ऑर्गेनल्स हैं, और हर एक ऑर्गेनल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। कौन सा ऑर्गेनल कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये हम आगे अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए बस आप इतना जान लो कि क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक छोटे साइज के होते हैं, यूकैरियोटिक बड़े साइज के होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होता है, और इनके पास ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक के पास ऑर्गेनल्स नहीं होते, ओनली साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और डीएनए इनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, एंड इजली आपको अगर लर्न करना हो, जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिवीजन करोगे ना, तो इसलिए मैंने ये टेबल भी ऐड कर दिया ताकि जल्दी जल्दी आप नजर मार सको। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, यूकैरियोटिक का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक स्मॉल इन साइज होते हैं, यूकैरियोटिक लार्जर साइज के होते हैं। प्रोकैरियोटिक के पास झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें केंद्रक नहीं होते। ऑप्शन बी है अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, कोई भी फंक्शन है, डाइजेशन हो, तो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ये भी सही है। एक कोशिक जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट भी सेकंड भी। सी है ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये भी सही है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है। ठीक है, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन डी है यूकैरियोट्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, की जो यूकैरियोट्स है ना उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि गलत बोल रहा है। यूकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस होता है, बट प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। तो सेकंड जो डी स्टेटमेंट है ना, ये आपकी गलत है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? ए, बी, सी, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। क्लियर? तो ये तो हो गया कि सेल क्या है, सेल थ्योरी किसने दी, सेल की डिस्कवरी किसने की। फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की इन नॉन लिविंग सेल, बट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो वैन ल्यूनहोफ ने डिस्कवरी की थी, एंटनी वैन ल्यूनहोफ ने। ठीक है, उसके अलावा सेल थ्योरी हमने देख ली कि सेल थ्योरी क्या है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, मल्टीसेलुलर जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप के सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? ये तो हो गया यहाँ तक की कहानी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेल को, अब हम इन डिटेल डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि सेल में जितने भी ये
ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है, तो ये क्या क्या काम करते हैं। तो देखो हमारा जो सेल है इस तरह से एक सेल है, उसके अंदर यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, उसके बाद गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, काफी सारी चीजें हमारे सेल में प्रेजेंट होती है। तो सेल की अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं कि मेन पार्ट्स ऑफ द सेल की बात करूं, जो बाहरी कवरिंग है दैट इज सेल वॉल। बट आपको ये याद रखना है कि जो प्लांट सेल्स हैं उनमें तो सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। अब ये नेक्स्ट लास्ट में हम डिफरेंस भी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको याद रहेगा कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें हैं, एनिमल सेल में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में करेंगे सेल के पार्ट्स, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं सेल के। तो पहले जो 3 मेन पार्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट है सेल वॉल, आउटर कवरिंग होती है ये जैसे ये प्लांट सेल है इसके बाहर की कवरिंग है जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा उसके अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। थर्ड इसका जो मेन पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही इसकी सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। हमारे सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं वो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनल्स भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट पहले जो मेन पार्ट है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सेल वॉल क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, ये क्या करती है, इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, केवल प्लांट्स में ही पाई जाती है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करता है, प्लांट सेल को सुरक्षा प्रदान करता है, शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है उसकी, इसकी सेल की। ठीक है, उसके अलावा सेकेंड मेन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट जो बाहरी लेयर है वो हमने कर ली, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अब ये क्या करती है, देखो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, काफी पतली होती है और लचीली होती है, present in both plant cells and animal cells. In plant cell it lies below the cell wall. Plant cell में cell wall के नीचे पाई जाती है, और animal cell में तो बाहर की ही लेयर है, क्योंकि उनके पास cell wall नहीं होता, तो उनकी बाहर की कवरिंग को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये होगी हमारी सेकेंड लेयर। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या काम है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन है प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, सेल की प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, उसके अलावा शेप प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है ये जो इसका जो मेन काम है दैट इज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब चयनात्मक पारगम्यता। मींस कोई भी चीज, कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर जाएगी सेल से, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट अलाउ ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल। केवल कुछ ही पदार्थ, मतलब कुछ चयनित पदार्थ है जिनको अंदर बाहर जाने देती है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो तीन फंक्शंस हमने देख लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के। फोर्थ है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। अब ये क्या करता है, मटेरियल्स का आदान प्रदान करता है, पदार्थों का आदान प्रदान करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंटर द सेल। ऑक्सीजन, वाटर हो गया, ये क्या करते हैं, सेल के अंदर एंटर करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सेल से बाहर जाएगा। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो वेस्ट बाहर जा रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अंदर आ रहा है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, तो वो 2 वेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है। कोशिका झिल्ली द्वारा पदार्थों का परिवहन 2 प्रकार से होता है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सक्रिय परिवहन। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इन डिटेल देखेंगे अभी आगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं, निष्क्रिय परिवहन की बात करूं, तो जो सब्सटेंस की मूवमेंट होता है ना, इट इज विदाउट यूजिंग एनर्जी, ये एनर्जी को यूज नहीं करता है। सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वहां जो मूवमेंट हो रही है दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती और नेचुरली प्रेजेंट, नेचुरली होता है ये हमारी बॉडी में। क्लियर,
तो ये तो हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना, कि दो तरीकों से होता है, मतलब इसके एग्जांपल्स अगर आपको हो तो दो एग्जांपल है, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है और ऑस्मोसिस क्या है? तो डिफ्यूजन क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स? मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अंटिल दे बिकम इवनली स्प्रेड। ये डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। अब डिफ्यूजन जो है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, दो तीनों ही जगह होती है। सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। गैसेस में डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप मान लो आपने डियो स्प्रे किया है ना, एक रूम में आपने डियो स्प्रे किया, दूसरे रूम तक आपको खुशबू आ जाती है उस डियो की, दैट इज डिफ्यूजन। वो क्या है? डिफ्यूजन है। एंड वो किसका एग्जाम्पल है? गैसेस का एग्जाम्पल है। तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है। विसरण कणों, अणुओं और आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक होने वाला संचलन जब तक कि वे समान रूप में ना फैल जाए। अब इस रूम में आपने स्प्रे किया, इस रूम में आपको खुशबू आ गई, वो खुशबू तब तक आती रहेगी जब तक इन दोनों की जो मात्रा है इक्वल नहीं हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफ्यूजन का और एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारी बॉडी में डिफ्यूजन कहाँ हो रही है? जब हमारे सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तो रेस्पिरेशन के दौरान हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हमारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो ये जो ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू ही ये जो गैसेस हैं ये अंदर इनसाइड और आउटसाइड जाती हैं सेल के। इतना क्लियर हो गया डिफ्यूजन। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस कहाँ हो रही है? इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या था? मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट हो रही थी, गैसेस की मूवमेंट हो रही थी डिफ्यूजन में। बट ऑस्मोसिस में किसकी मूवमेंट हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हो रही है। और ये ठीक है, ऑस्मोसिस में ये आपको याद रखना है कि जो ऑस्मोसिस हो रही है ना, एक तो ऑस्मोसिस जो हो रही है वो वाटर मॉलिक्यूल की हो रही है एंड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो रही है। ठीक है। तो परासरण जो है जल के अणुओं का एक अर्थ पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से जल की निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाला संचलन है ऑस्मोसिस। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेजिन स्वेल इन वाटर। आप जब किशमिश आपने भिगोने डाली किसी बर्तन में, वाटर है यहाँ पे और किशमिश आपने डाली, तो आप देखते हो किशमिश ना सुबह तक फूल जाएगी। अगर रात को आपने भीगने डाली तो सुबह तक वो फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी? क्योंकि वाटर जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर चला गया, वाटर अंदर चला गया फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ये जो किशमिश है ये आपकी फूल जाती है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है, जो प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस और गैसेस यू कैन से। और ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और दोनों ही मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होते हैं। अब टाइप ऑफ ऑस्मोसिस की बात करें तो दो तरह का ऑस्मोसिस है, एक है एंडोस्मोसिस, एक है एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में क्या होता है? एंडोस्मोसिस में क्या है? जो वाटर है ना आउटसाइड, यहाँ पे जो वाटर है वो सेल के अंदर चला गया, सेल के अंदर चला गया, और इसकी वजह से जो सेल है ये फूल जाएगा, इट बिकम स्वेल और बिकम टर्जिड। एक्सोस्मोसिस में क्या है? वाटर जो है अंदर से बाहर आ रहा है, और फिर क्या होगा? ये वाटर जो ये जो सेल है हमारा श्रिंक कर जाएगा। देखो एंडोस्मोसिस क्या है? एंडोस्मोसिस रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू अ सेल कॉजिंग इट टू स्वेल और बिकम टर्जिड। पानी अंदर चला गया और सेल फूल गया, जैसे किशमिश में हुआ था एंडोस्मोसिस। अब एक्सोस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल कॉजिंग इट टू श्रिंक और बिकम फ्लैसिड। अब उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए किशमिश को रख दोगे ना, तो उसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल आएगा, हायर कंसंट्रेशन से वाटर लो कंसंट्रेशन की ओर आ जाएगा, और जो किशमिश है फिर से श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। नेक्स्ट, अब ये जो ऑस्मोसिस होता है ना, ये तीन सॉल्यूशंस है हमारे पास, उसका एग्जांपल लेके आप समझिए। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? जो हमारा सेल है, ये जो सेल है ना,
इसको इसके अंदर वाटर की मात्रा ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा, अब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर गया और ये जो सेल है इसका जो वैक्यूल है ये श्रिंक कर जाएगा। देखो सेल वॉल कभी श्रिंक नहीं करती, सेल वॉल हमेशा क्या करेगी, सेल की प्रोटेक्शन करेगी और जो सेल मेम्ब्रेन है ये देखो इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, बट सेल वॉल कभी श्रिंक नहीं होगी, ये आप नोटिस करोगे। तो सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स की सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अंदर जो था सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट का जो मात्रा थी, अंदर जो पानी की मात्रा थी वो ज्यादा थी, बाहर पानी की मात्रा कम थी, तो पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करूं तो देखो यहाँ भी वाटर की ही मूवमेंट हो रही है बट पानी की मात्रा बाहर ज्यादा है, जैसे किशमिश का एग्जांपल दिया था, और अंदर पानी की मात्रा कम है तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक। सॉरी नहीं, ये आइसोटोनिक नहीं है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन का बता रही थी मैं कि वाटर जो है बाहर से अंदर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा और ये क्या है, हाइपोटोनिक, सेल जो है फूल जाएगा, इट बिकम फ्लैसिड, मतलब ये क्या हो गया, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। बट देखो ये जो सेल वॉल है ना अभी भी फटेगा नहीं, ये सेल वॉल फटेगी नहीं, सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करेगी, अदरवाइज क्या होगा, जनरली क्या होता है अगर पानी, जैसे अगर हम अपने सेल की बात करें, हमारे सेल में अगर पानी भर जाएगा तो वो बर्स्ट कर जाएगा क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है हमें बचाने के लिए। तो यहाँ पे प्लांट्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि ये जो सेल वॉल है ना काफी रिजिड होती है, वो प्लांट्स को, प्लांट मतलब जो सेल्स है ना इनको प्रोटेक्ट करती है, फटने नहीं देती, ठीक है। तो तीन केसेस होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में पानी जो है अंदर से बाहर आ रहा है, हायर से लो कंसंट्रेशन, अंदर से बाहर आया। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में पानी बाहर से अंदर की तरफ गया, जैसे किशमिश फूल गई आपकी, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन में पता क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में मान लीजिए सॉल्यूशन में वो जो सोल्यूट है और सॉल्वेंट है दोनों की मात्रा जो है, मतलब सोल्यूट है और वाटर है दोनों की जो मात्रा है ना इक्वल होगी, इनसाइड द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी, बाहर और अंदर दोनों ही जगह जो पानी है और जो सोल्यूट है वो बराबर मात्रा में होंगे। तो इस केस में क्या होगा, नो नेट मूवमेंट होगी और सेल हमारा नॉर्मल ही रहेगा, ना वो श्रिंक करेगा ना ही वो स्वेल करेगा इन आइसोटोनिक सोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमें सैलीन चढ़ता है, अगर हम बीमार हो जाए हमें जो सैलीन चढ़ाया जाता है ना, वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो जब चढ़ता है तो हमारा जो सेल है, हमारा जो ब्लड है एक्चुअली, तो दोनों की मात्रा जो है इक्वल रहती है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा चला जाए या कम चला जाए। तो वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, कौन सा, जो सलीन सोल्यूशन हमें चढ़ाया जाता है, जो ड्रिप हमें लगती है वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, क्योंकि उसमें क्या है, सोल्यूट और वाटर दोनों की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर और बाहर इक्वल रहती है, ठीक है। तो जनरली हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या है, हायर सोल्यूट आउटसाइड, सोल्यूट ज्यादा होगा और वाटर, सोल्यूट बाहर ज्यादा है और वाटर इनसाइड ज्यादा है, वाटर मूव आउट, सेल श्रिंक। आप एक चीज से याद रखना, जहां पे वाटर की मात्रा ज्यादा होगी वहां सोल्यूट की मात्रा कम होगी। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आउटसाइड जो है सोल्यूट जो है ज्यादा है, बट पानी कहाँ ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जहां पानी ज्यादा होगा वहां पे सोल्यूट कम होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या है, हायर सोल्यूशन इनसाइड, अब सोल्यूशन इनसाइड ज्यादा है, सोल्यूट जो है अंदर ज्यादा है, वाटर जो है बाहर ज्यादा है, तो वाटर जो है हायर से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा, तो वाटर जो सेल है वो फूल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आइसोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट और वाटर दोनों ही इक्वल अमाउंट में होते हैं, सो नो नेट मूवमेंट ओवर हियर, और सेल क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ये क्या थी, कंडीशंस थी ये ऑस्मोसिस में, कि अगर ऑस्मोसिस में तीन कंडीशंस होती हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन। तीनों सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है आपको आइडिया हो गया होगा। हाइपर में क्या हो रहा है, पानी अंदर ज्यादा है, अंदर से बाहर जा रहा है। हाइपो में क्या हो रहा है, पानी कहाँ ज्यादा है, बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और सेल जो है स्वेल कर जाएगा, ठीक है। आप एक चीज याद रखोगे, जहां वाटर ज्यादा है वहां सोल्यूट कम होगा, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये हो गया हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसके अलावा एक और टर्म है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। फिर ये क्वेश्चन करते हैं, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द सेल, व्हाइल एक्सोस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग मटेरियल आउट ऑफ द सेल। एंडोसाइटोसिस क्या है, कोई चीज अंदर एंटर कर रही है, एंटर कर रही है, उसको कह रहे हैं एंडोसाइटोसिस। कोई चीज सेल से बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, तो उसको कह रहे हैं एक्सोसाइटोसिस। अंदर जाएगी तो एंडोसाइटोसिस, बाहर जाएगी तो एक्सोसाइटोसिस। ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए।
अब इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या है ये आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके अलावा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एक बार खुद से नोट्स पढ़ोगे ना तो इजीली अंडरस्टैंड करोगे। देखो हमने यहाँ इसमें क्या किया है, एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमारी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो दो तरह से हो रही है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो दो ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव और एक्टिव, अगर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को हम देखें पहले, तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और जो सब्सटेंसेस हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। इसके दो एग्जांपल हैं, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सब्सटेंसेस है, जो पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स और आइंस हैं या गैसेस हैं, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करती हैं। ओस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की। अभी ओस्मोसिस दो तरह का होता है, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। उसके अलावा हमने तीन सॉल्यूशन देखे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एंड एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के बारे में देखा कि कोई चीज सेल से बाहर जा रही है तो एक्सोसाइटोसिस, अंदर जा रही है तो एंडोसाइटोसिस। अब एक क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पानी कहाँ जाता था, हाइपर पानी अंदर जाता था, हाइपरटोनिक में पानी कहाँ जाता था, अंदर जाता था। तो वाटर क्या करेगा, अंदर से बाहर की ओर मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। जब सारा पानी अंदर से बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सेल है हमारा पिचक जाएगा, ये रिजिड हो जाएगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो सेल है अंदर का वो पिचक जाएगा, बट सेल वॉल हमारी एज इट इज ही रहेगी, वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी, उसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पानी जो है अंदर से बाहर जाता है। स्टेटमेंट बी है कि सेल श्रिंक इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जो सेल है वो श्रिंक हो जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। कथन था कि एक हाइपरटोनिक घोल में पानी कोशिका से बाहर निकल जाती है, यस दिस इज ट्रू। हाइपोटोनिक घोल में कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर जो है बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है, हायर से लो कंसंट्रेशन। जैसे किशमिश जो फूल गई, उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने उसको रखा तो किशमिश फूल गई, क्योंकि वाटर जो है हायर से लो कंसंट्रेशन की ओर गया और इसका जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई नो नेट मूवमेंट होती है, उसमें जो है इक्वल सोल्यूट रहता है और वाटर और सोल्यूट की जो मात्रा होती है वो इक्वल रहती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने कर लिया, सेकंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ जो मूवमेंट हो रही है ये इट रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं ना, इट मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सामान जो है मूव कर रहा है, जो सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं और इनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इट परफॉर्म बाय कैरियर प्रोटीन्स। ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है ये कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू की जाती है, क्लियर, और इनको एनर्जी की जरूरत होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होती है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल बाय प्लांट रूट्स, जो पौधों की जड़ें हैं वो जब खनिजों का अवशोषण करती हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन है, जब उसमें ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है तो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मेन डिफरेंस क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कहाँ पे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करता है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर कैरियर प्रोटीन्स फॉर मूवमेंट। क्लियर, ये हो गया डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, सॉरी, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, सेल वॉल मैंने आपको बताया प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अब इसमें एक जो चीज याद रखने वाली है वो ये है कि सेल वॉल जो है ना वो नॉन लिविंग होती है, और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सेल वॉल हमारी नॉन लिविंग होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है हमारी लिविंग होती है। सेल वॉल रिजिड होती है एंड द सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल, लचीली होती है। इट प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, और ये याद रखना है सेल वॉल नॉन लिविंग है और सेल मेम्ब्रेन लिविंग है।
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लाज्मा झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होती है। तो यस, दिस इज ट्रू, दोनों में ही प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। इसका रीजन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव रिजिडिटी टू प्लांट सेल, जबकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिडिटी नहीं दे रही है, वो तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो तो अलाउ करती है सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने को। रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कठोरता कौन प्रोवाइड करता है? कठोरता तो सेल वॉल प्रोवाइड करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल। ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिडिटी नहीं देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ जो सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, रिजिडिटी सेल वॉल प्रोवाइड करती है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एंड नेक्स्ट है मेन पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म। हमने दो पार्ट कर लिए, हमने सेल वॉल देख लिया जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, नॉन लिविंग होता है। एंड उसके अलावा हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन देखी कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, पैसिव और एक्टिव। दो तरह की ट्रांसपोर्टेशन है, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे टी आएगा। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन अगेन दो तरह की है, एक है डिफ्यूजन, एक है ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में सिंगल कोई टाइप नहीं है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में जो डिफ्यूजन है, जो मॉलिक्यूल जो गैसेज में का एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में सिर्फ गैसेस का ही नहीं होता, सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों का ही एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होता है। और डिफ्यूजन में क्या, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों में ही जो सब्सटेंसेस हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब ये तो दो पार्ट हमने कर लिए। थर्ड मेन पार्ट है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर इस तरह से फ्लूइड, एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसी के अंदर यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और काफी सारी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म वाले रीजन में ही। तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म एंड इट इज साइट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज। सारी जितनी भी प्रोसेस है वो यहीं पे इसी साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेल ऑर्गेनल्स पर कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, इनका एक्चुअली फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हैं? तो सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, कोशिकांग क्या है? स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटी छोटी संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन सेल। ये क्या है? बट हर एक ऑर्गेनल का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट ऑर्गेनल हम न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं पहले। न्यूक्लियस जो है इस तरह से सेल के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल हमारा जो डीएनए है वो यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये जो क्रोमैटिन है ये क्या है? डीएनए प्रेजेंट है यहाँ पे। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की देखो जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे न्यूक्लियर इन्वल्प। न्यूक्लियस में जो लिक्विड प्रेजेंट है उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियोलस। और ये जो पोर्स हैं यहाँ पे इनको कहेंगे न्यूक्लियर कोर। तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड इट कंटेन क्रोमोसोम्स एंड जेनेटिक मटेरियल। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सेकेंड ऑर्गेनल के बारे में देख लेते हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से दिखती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हमारी जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आपको पता है क्या होता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो हमारा फूड पार्टिकल है ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये जो एनर्जी है ATP, इसी को हम फिर डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रही होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP और एनर्जी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का काम। नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, दैट्स व्हाई ये क्या कैसा होता है? स्मूथ होता है।
नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस पे इस तरह से छोटे छोटे राइजोम्स के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, बट ये किस चीज के सिंथेसिस में हेल्प करता है, फैट एंड लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखे दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ के ऊपर जो है राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, फैट और लिपिड की ट्रांसपोर्ट, फैट और लिपिड की सिंथेसिस करता है। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, प्रोटीन, फैट और लिपिड्स बने, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इसी को हम क्या, मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कौन कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले तो ये सिंथेसिस करेगा, बनाएगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। अब ये जो इसने प्रोटीन बनाए, फैट और लिपिड्स बनाए, इनको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस के पास ये ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गोल्जी एपरेटस के पास। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स देख लिया, हमने न्यूक्लियस देख लिया, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया, जो कि दो तरह का है, एक है रफ, एक है स्मूथ। रफ के ऊपर राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, और वो किस चीज की सिंथेसिस करता है, फैट और लिपिड्स की। अब ये जो प्रोटीन, फैट और लिपिड्स बने हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, गोल्जी एपरेटस के पास ट्रांसपोर्ट कर देगा। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, ये राइबोसोम्स तो हमने देख लिया कि टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, कौन, राइबोसोम्स। उसके अलावा गोल्जी एपरेटस में क्या हुआ, वो जो प्रोटीन और फैट्स लिपिड्स बने थे वो गोल्जी एपरेटस के पास पहुंच गए, ट्रांसपोर्ट कर दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी एपरेटस के पास। गोल्जी एपरेटस क्या है, इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कैसा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब वो जो प्रोटीन सिंथेसिस की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, गोल्जी एपरेटस के पास जो प्रोटीन और आपके फैट और लिपिड्स आए थे, उनको पैकेजिंग करने में कौन हेल्प करेगा, उनको पैक करेगा, कौन पैक करेगा, गोल्जी एपरेटस पैक करेगा, और डिफरेंट डिफरेंट जहां पे जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देगा। जैसे पोस्टमैन का काम होता है ना, उसी तरह से गोल्जी एपरेटस एक पोस्टमैन की तरह काम करेगा, पैकेजिंग करेगा। और सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, कुछ इंजाइम्स ये सिक्रीट करेगा, और ये इंजाइम्स ना फिर ये भेज देगा लाइसोसोम्स के पास। लाइसोसोम्स के पास इसने ये एंजाइम्स भेज दी, और लाइसोसोम्स क्या करता है, जो आपके डेड सेल हैं उनको बर्स्ट करने में हेल्प करता है लाइसोसोम्स। तो ये जो एंजाइम्स बनी यहाँ पे गोल्जी एपरेटस में, ये एंजाइम्स कहाँ चली जाएंगी, लाइसोसोम्स के पास। तो देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट है, उसने प्रोटीन सिंथेसिस किया, फैट और लिपिड्स को बनाया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गोल्जी एपरेटस को, गोल्जी एपरेटस में जहां जहां पे उसने पैक करके चीजों को पहुंचा दिया जहां जहां पे इन चीजों की जरूरत थी। उसके अलावा एंजाइम्स की सिक्रीशन करता है, और ये एंजाइम्स क्या करती हैं, लाइसोसोम्स के पास जाती हैं। और लाइसोसोम्स क्या है, एक्चुअली लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, इट डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल। वो जो एंजाइम सिक्रीट होती है वो वेस्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। उसके अलावा लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि जब सेल पुराना हो जाएगा, उस फंक्शन नहीं प्रॉपर कर पाएगा, तो उसको मतलब उसको उस सेल को वो बर्स्ट कर देती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये टर्म आपको याद रखनी है। तो लाइसोसोम क्या है, इस तरह से एक लाइसोसोम है, सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ से आई, गोल्जी एपरेटस से आई। और फिर ये एंजाइम्स क्या करती हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, और जो सेल पुराना हो चुका है उसको बर्स्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल है वैक्यूल। वैक्यूल जो है प्लांट सेल में तो काफी बड़ा होता है इस तरह से, बट जो एनिमल सेल्स हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस वैक्यूल्स होते हैं। जबकि प्लांट सेल में एक सिंगल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एक सेल के अंदर, और काफी सारा स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, सो स्टोरेज सैक जो है हमारा वैक्यूल जो है, इट इज अ स्टोरेज सैक एंड इट स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट ऑफ द सेल। ठीक है, ये सेल है, सॉरी ये क्या है हमारा वैक्यूल। और वैक्यूल का जो ये अंदर सेल सैप है, फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे सेल सैप कहेंगे, और बाहर की लेयर को टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्लियर, और ये सिर्फ जो सिंगल वैक्यूल है प्लांट सेल में ही होता है। एनिमल सेल में काफी सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूमरस साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं और न्यूमरस होते हैं, काफी सारे अमाउंट में होते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते।
3 तरह के प्लास्टिड्स हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो 6 टाइप के हैं, बट आपके एनसीईआरटी में 3 मेन टाइप्स दी हुई हैं 10th तक की। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? इट इज अ ग्रीन प्लास्टिड विच कंटेन क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर्ड प्लास्टिड है, जो फ्रूट्स और फ्लावर्स में कलर आता है ना, जैसे ऑरेंज कैसा है, ऑरेंज कलर का, एप्पल रेड कलर का, या कोई फ्लावर है, रोज कैसे है, पिंक है, रेड है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। तो जो फ्रूट्स और फ्लावर्स में डिफरेंट कलर आते हैं, वो उन कलर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज इट इज अ कलर्ड प्लास्टिड। थर्ड प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड होता है और ये क्या करता है? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है अपने अंदर। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? तो ये 3 प्लास्टिड्स हो गए। तो प्लास्टिड से प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते। तो ये मेन ऑर्गेनल्स हमने डिस्कस की। हर एक ऑर्गेनल का फंक्शन यहाँ लिख रखा है। न्यूक्लियस क्या करता है? इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, नियंत्रण केंद्र है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन करता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं? पैकेजिंग में हेल्प करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ नहीं दे रखा है, वो ऐड कर लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और फैट और लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फैट और लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। एक लाइन ये ऐड कर लेना। लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वैक्यूल्स स्टोरेज में हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जो कलर्स आते हैं फ्लावर और फ्रूट, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, जो कि क्या करता है? फैट और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। क्लियर? अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस है क्या? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या मेन डिफरेंस है? वैसे तो मैंने अभी आपको बता दिए सारे डिफरेंस, पर टेबल के थ्रू अगर आपको लर्न करने होंगे तो आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। शेप इज फिक्स्ड एंड रेक्टेंगुलर बिकॉज ऑफ सेल वॉल, बट यहाँ पे शेप इज इरेगुलर और राउंड। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, स्मॉल और मेनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। Food is prepared by photosynthesis, cannot prepare their own food. Centrioles are absent, but in this case, centrioles are present. ये तो डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो इस तरह से प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन से ही इसकी स्टार्टिंग हो रही है। बाकी ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, और बाकी ये जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सेंट्रियोल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कुछ कुछ डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है। यहाँ सेंट्रियोल है, बट प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है। यहाँ पे एक वैक्यूल है, यहाँ पे मल्टीपल वैक्यूल्स हैं। तो कुछ कुछ मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे? इस टेबल के थ्रू आप याद रख सकते हो। सेल वॉल में देखो, एनिमल सेल में ना सीवीसी प्रेजेंट है। अगर मैं वैसे बताऊं, आप एनिमल सेल में सीवीसी क्या है? प्रेजेंट है। सीवीसी क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड उसके अलावा ये वैक्यूल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है इन एनिमल्स, इन प्लांट सेल। यहां लिखती हूँ प्लांट सेल। प्लांट सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट है, एक लार्ज वैक्यूल है, और इसके पास क्या है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट है, मतलब प्लास्टिड्स हैं जनरली। एनिमल सेल में क्या क्या प्रेजेंट है? एनिमल सेल में यहाँ पे या तो सी लिख लो या फिर पी लिख लो, या क्रोमोप्लास्ट लिख लो, चलो। उसके अलावा एनिमल सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और उसके अलावा एक और चीज प्रेजेंट है, जो कि क्या है? आपकी सेंट्रियोल प्रेजेंट है एनिमल सेल में, और एनिमल सेल में लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। देखो, ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे लिखो। सेल वॉल में क्या क्या मतलब सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट है, ये दोनों में ही प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दोनों में ही प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे ये एब्सेंट है। लार्ज वैक्यूल होता है, यहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। शेप कैसी होती है? फिक्स्ड और रेक्टेंगुलर होती है, यहाँ पे शेप इरेगुलर होती है। सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स बहुत कम होते हैं, एंड इट इज मोर इन नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ भी प्रेजेंट है। गोल्जी बॉडी दोनों जगह प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों जगह प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म भी दोनों जगह प्रेजेंट है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ एक जगह प्रेजेंट है, जैसे सेंट्रियोल्स यहाँ पे एब्सेंट है, बट यहाँ पे प्रेजेंट है ना।
और उसके अलावा सेल वॉल यहाँ तो प्रेजेंट है बट यहाँ एब्सेंट है। तो ये चीजें आप एक बार ये टेबल एक बार पढ़ लेना, कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है कहाँ पे एब्सेंट है। इसलिए मैंने ये अलग से टेबल ऐड ऑन कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चंस ना यहीं से पूछे जाते हैं। एग्जामिनर यहीं से टेबल, इसी टेबल से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी चीज आपको बोल दिया जाएगा कि जी क्लोरोप्लास्ट किसमें प्रेजेंट है, प्लांट्स में या एनिमल सेल में। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बट उसके पूछने का जो मतलब होगा वो यही होगा। उसके अलावा पूछ लिया जाएगा कि लार्ज वैक्यूल किसमें प्रेजेंट है, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में। तो सिर्फ एनिमल सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट सेल में छोटे छोटे काफी सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल के ऊपर पढ़ जरूर लेना है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन एनिमल सेल। मतलब हमें जनरली हमसे ये पूछा गया कि एनिमल सेल में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन हमें पता है एनिमल सेल में है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लास्टिड हमें पता है प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते, तो ये कैंसिल हो गया। सेल वॉल भी एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में नहीं होती है। सॉरी, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है सेल वॉल। और फोर्थ ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। हमसे पूछा गया था एनिमल सेल में क्या क्या है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य केंद्रिक रिक्तिका जो है प्रेजेंट होगी कहाँ पे, हमारे एनिमल सेल में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिका के संबंध में सही है। फर्स्ट है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सी विद नेक्ड आई। कि सारे जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ सेल्स ऐसे भी हैं, जैसे जो बर्ड्स हैं उनके जो एग्स हैं वो सिंगल सेल हैं, बट उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ऑल हैव अ सेल वॉल, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। हमें पता है एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है। ऑल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जी नहीं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या ही होगी। ऑल हैव अ सेल मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन जो है सही है कि सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो ओनली डी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सेल डिवीजन देखेंगे और आपकी क्लास आज की जो सेल वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम ए और कॉलम बी दे रखे, हमें मैच करना है कौन से ऑर्गेनल का कौन सा फंक्शन है। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल क्या करता है, सपोर्ट द सेल। सेल वॉल जो है सपोर्ट करता है, कंट्रोल बट पासेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, या सेल रिएक्शन हैपेंस इन इट। तो सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है कि क्या अंदर जाएगा और क्या बाहर आएगा। तो सेकंड का सी देखो कहाँ पे, सेकंड का सी इसमें भी है इसमें भी है, तो आपके ये ऑप्शंस तो हो गए कट। नेक्स्ट न्यूक्लियस का देखो, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है एक या दो ही पता, तो सेल मेम्ब्रेन का तो सबको पता होगा, वैसे तो सेल वॉल का भी पता ही है। सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है सेल को। तो सेल वॉल का हो गया, फर्स्ट का हो जाएगा यहाँ पे बी, फर्स्ट का हो जाएगा बी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या करेगा, सेल रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, क्योंकि सारे ऑर्गेनल्स कहाँ साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है। तो फोर्थ का हो गया ए। तो फर्स्ट का बी कहाँ है, फर्स्ट का बी यहाँ है, सेकंड का सी यहाँ है, थर्ड का डी यहाँ है, एंड थर्ड का डी यहाँ है। तो देखो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ही है। सारे ऑप्शन क्या देखने हैं, फोर्थ का हो गया ए। ठीक है, आपका राइट आंसर है बी। देखो आपको हर एक चीज थोड़ा डीपली करके जाना है, ऐसा नहीं है कि देखो चैप्टर बहुत इजी होते हैं, सब कुछ इजी है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो वो आपके लिए इजी होंगी, अगर चीजें समझ में नहीं आई तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होगी। तो डिफिकल्ट इजी जैसा कुछ नहीं है, बस हमारी अंडरस्टैंडिंग की ही बात होती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना डीपली चैप्टर पढ़ाया है और आपको समझ में ना आया हो। फिर भी अगर कहीं पे कोई भी चीज आपको लगी होगी हमें समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी उस चीज को। बट यहाँ हम जितनी भी चीजें करेंगे ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें, मतलब पेपर के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें कर रहे हैं, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कर रहे हैं। चीजें जो पेपर में पूछा जाएगा, पूछने की संभावना है, वो सारी चीजें हम साथ लेके चलेंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है आपको, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड पूरी अच्छे से तैयारी करेंगे, दिल से तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें पढ़ाऊंगी कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, पेड बैच लो तभी पढ़ो, ऐसा नहीं है। सब कुछ हम यहाँ पे करेंगे इन डिटेल, डेप्थ में करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ न्यू सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स। जो सेल डिवीजन क्या है, एक सेल से दो सेल बने, इससे नेक्स्ट और सेल बने, तो ये क्या है सेल डिवीजन। सेल हमारे डिवाइड कर रहे हैं
किस लिए डिवाइड करते हैं? बिकॉज इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन। दो तरह की सेल डिवीजन होती है। सेल जो है दो तरह से डिवाइड होते हैं, एक है माइटोसिस, एक है म्यूसिस। माइटोसिस में क्या होता है, टू डॉटर सेल्स बनते हैं विद द सेम नंबर एंड काइंड ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जो दो डॉटर सेल्स बनी हैं उनमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे इन माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 8 डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में 8 डॉटर सेल्स बनती हैं, और जैसे यहाँ पे पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो यहाँ पे 23 हाफ हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो माइटोसिस और मियोसिस में यही डिफरेंस है। माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनेंगी, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम होंगे एज अ पेरेंट सेल। मियोसिस में क्या होगा, 4 डॉटर सेल बनेंगी। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हाफ होंगे पेरेंट सेल के कंपैरिजन। ठीक है, जैसे इस तरह से देखो, माइटोसिस में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। यहाँ पे इस केस में 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और दोनों ही केस में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मियोसिस कहाँ होती है, रिप्रोडक्शन में। जैसे जो मेल गैमीट्स होते हैं ना, वहां पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। फादर से भी 23 क्रोमोसोम्स मिलेंगे और मदर में स्पर्म से, एग सेल से भी 23 क्रोमोसोम्स बनेंगे। दोनों के क्रोमोसोम्स मिलके एक नया जो सेल बनाएंगे उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो रिप्रोडक्शन में म्यूसिस, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं एक्चुअली वहां पे म्यूसिस होती है। तो ऐसी इस तरह से माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ भी 46 होंगे। बट म्यूसिस में 2 बार जो है डिवीजन होता है, 2 बार सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पे देखो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। और जैसे पेरेंट के पास 46 क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, 23 यहाँ 23 यहाँ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, इट अकर इन बॉडी सेल्स। जो माइटोसिस है बॉडी सेल्स में होती है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है या फिर टिश्यू डैमेज हो गया, वहां जो ग्रोथ, वहां जो सेल डिवीजन हो रही है, दैट इज थ्रू माइटोसिस। नंबर ऑफ डिवीजन एक बार होती है, नंबर ऑफ डॉटर सेल 2 बनते हैं। फंक्शन क्या है, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट का। म्यूसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, नंबर ऑफ डिवीजन 2 बार डिवीजन होती है, यहाँ पे भी डिवीजन हुई, फिर यहाँ पे फिर से डिवीजन हुआ। नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो है हाफ होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट सेल। एंड इट इज, इसका जो फंक्शन है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, जो सेक्स सेल्स होते हैं मेल में और फीमेल में 23 होते हैं, और दोनों कंप्लीट करके, मतलब दोनों में मिल के जो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसमें फिर 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो इस तरह से फ्यूजन होता है। तो माइटोसिस कहाँ हो रही है, म्योसिस कहाँ हो रही है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एंड ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। सेल चैप्टर हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक शेयर नहीं भी करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी अपडेट जो है आपको मिल जाए। और ये जो नोट्स है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर मैम हमें ये करवाइए, तो मैं वो चैप्टर करा दूंगी आपके अकॉर्डिंग। और अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग चैप्टर करा दूंगी। बाकी अगर आप कोई चैप्टर आप करना चाहते हो पहले, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उस चैप्टर को मैं पहले ले लूंगी। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको डेली मैं बता चुकी हूँ, 5 दिन मिलेंगी, मंडे से फ्राइडे शाम को 7 बजे वीडियो मिलेंगी। 3 लेक्चर्स थ्योरी के मिलेंगे, 2 लेक्चर्स पेडागोजी के मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक, एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।